और दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई है जिसका एडेंडम नंबर 2 रेलवे की तरफ से दिया गया है। नोटिफिकेशन कल के डेट में आई हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसे देखना ज़रूरी होगा। और इसमें एक्चुअली रिजल्ट में बदलाव की बात करी गई है ना। रिजल्ट में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव हुए हैं, उन बदलावों की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरी जो बात है रिजल्ट को लेकर के बताई जा रही है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आज जिस तरीके से बातें की जा रही है कि रिजल्ट आ सकता है, तो ऐसे में इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और चेक करेंगे क्या आज रिजल्ट आ सकता है या नहीं। ये सब कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डेफिनेटली अडेंडम है, यानी कि पहले की जो नोटिफिकेशन दी गई थी उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं, और इस वजह से ही काफ़ी एक जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ छात्रों के लिए, वो क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्या नोटिफिकेशन और कहाँ पर आई हुई है। तो इसके लिए आपको जाना होगा रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ की वेबसाइट पर या फिर किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर। अब तक तो सभी आरआरबी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दी जा चुकी है। तो देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे ये कल के डेट में ये नोटिफिकेशन आई हुई है, जहां पर अडेंडम नंबर 2 टू कोरिगेंडम नंबर 4, यानी जो कोरिगेंडम 4 हुआ था उसमें कुछ एडेड किया गया है कुछ चीजों को, उसको लेकर के नोटिफिकेशन आई है। इसको आप क्लिक करते ही इसको डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरीके से ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उससे आपको ध्यान समझना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें दी गई है और इससे थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है और कुछ फायदे भी हैं। तो उन नुकसान और फायदे दोनों को हम यहाँ पे काउंट करेंगे और बताएंगे क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRC1 जो कि आया हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। फॉलोइंग पैराज आर एडेड टू अडेंडम नंबर 1 टू कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश्ड ऑन आरआरबी वेबसाइट 12 अगस्त 2022। देखिए, कोरिगेंडम यहाँ पर 12 अगस्त 2022 को पब्लिश किया गया था, उसमें कुल पैरा 7 तक थे, उसके बाद इसको ऐड किया जा रहा है 8वें नंबर से। देखिए, इसमें जो सबसे पहली जो बात है ना वही सबसे बड़ी बात है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उन कैंडिडेट को जो जिनका नंबर नॉर्मलाइज की वजह से बढ़ जाता था और कम नंबर होने के बावजूद भी हो जाता था। ऐसे में देखना होगा क्या। देखिए, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर as mentioned above, it is necessary to include only those candidates in the merit who have secured minimum percentage of marks for eligibility in various categories। तो यहाँ पर देखिए बात ये है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात तो करी जा रही है, जो भी परसेंटाइल स्कोर जो बनेगी यहाँ पर मेरिट जो बनेगी उसमें उन छात्रों को ही शामिल किया जाएगा जो मार्क्स की जो परसेंटेज ऑफ मिनिमम परसेंटेज मार्क की जो एलिजिबिलिटी है उसको क्वालिफाई कर रहे होंगे। ऐसा पहले क्या होता था कि मिनिमम परसेंटाइल मान लो जैसे कि यूआर की 40 है और किसी स्टूडेंट का 39 ही आया हुआ है, ठीक है, या फिर अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो मान लीजिए SC का 30% है तो किसी का 29 आया हुआ है। तो होता क्या था कि नॉर्मलाइज होने की वजह से मान लीजिए इसके नंबर में 20 नंबर बढ़ गया नॉर्मलाइज होने की वजह से, तो इनका नंबर कितना हो गया 49 हो गया। ऐसे में अगर कट ऑफ सपोज दैट किसी कैटेगरी की या किसी रीजन्स की इससे कम जाती है 48 जाती है तो डेफिनेटली ये क्वालिफाई माना जाएगा। तो इस ये चीजें हो जाती थी नॉर्मलाइजेशन में। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट अगर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे कि यूआर की 40%, ईडब्ल्यूएस की 40%, ओबीसी की 30% है, एससी का 30%, एसटी का 30%, तो ये जो परसेंटेज मिनिमम है अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको मेरिट में काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज ये है, अगर आप चाहे कट ऑफ भले ही अगर एससी की 30% है और 30 ही कट ऑफ जाती है 31 ही जाती है, लेकिन आपका नंबर इससे अधिक है, नॉर्मलाइज होने के बाद आपका नंबर 29 था और नॉर्मलाइज होने के बाद आपका नंबर 32 हो गया है और कट ऑफ 31 गया है, फिर भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है उन छात्रों को, खासकर से जिनकी कट ऑफ कम जाते हैं, जनरली SC ST या फिर
जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, है ना, ऐसे छात्रों के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं जिनके कट ऑफ नॉर्मली जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसके आसपास ही रह जाता है। इसके अलावा जो सीसीए कैंडिडेट है, आपने देखा है पिछली बार इनके जो कट ऑफ है मात्र 40 से 42 नंबर ही गए हुए हैं, पिछली बार के में देखा गया है। तो कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए उनका एग्जाम में 28 नंबर आया है पेपर में, और जो सीसीए है उसकी वजह से इनका मान लो 12 नंबर बढ़ जाता है, तो कल मिलाकर के हो जाता है इनका 40, ठीक है, और 40 कट ऑफ जाती है, तो इनका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे आप सीसीए स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो ये एक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जिनके नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आए हुए हैं। तो अभी भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपके नंबर्स जो भी इसमें कैटेगरीज वाइज क्वालिफाइंग दिया गया है मिनिमम, अगर उससे कम है तो फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये एक नुकसान वाली बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी है, पैरा नंबर 15.0 स्टेट दैट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेट्स शैल बी बेस्ड ऑन द normalized mark obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क के ऊपर ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये भी बात यहाँ पे बता दी गई है कि जैसे परसेंटाइल स्कोर की बात करी जाती है तो परसेंटाइल स्कोर तो जरूर निकाला जाएगा, बट यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा छात्रों का वो नॉर्मलाइज्ड मार्क के ऊपर ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर वेरियस सेशन में यहाँ पर जो एग्जाम हुए थे इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। और डेफिनेटली जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको पता ही है पिछली बार किस तरीके से नंबर 30 नंबर 25 नंबर बढ़े थे, यहाँ भी उस तरीके से नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सेशन में आपके शिफ्ट में कितना टफ पेपर आया था। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर होगा, और डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि नॉर्मलाइज मतलब हो रहा है तो नंबर्स इंक्रीज तो होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट के नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं, ये भी एक नुकसान वाली बात हो सकती है। जिस शिफ्ट का पेपर इजी रहा होगा डेफिनेटली वहां पे डिक्रीजमेंट भी होगा। तो ये चीज है यहाँ पर देखने वाली। अब आगे हम क्या देखते हैं, सेकंड 9 नंबर पैरा में लिखा गया है, फॉर दिस परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क। देखो, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया पहले अपनाई जाती थी, इस बार वो प्रोसेस नहीं है, इस बार थोड़ा सा अलग है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अब पहले परसेंटाइल जैसी कोई चीज नहीं दी जाती थी, डायरेक्टली नॉर्मलाइज स्कोर के लिए एक फॉर्मूला वो लोग लेते थे और उसी के बेसिस पे करते थे। इस वजह से देखा जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा नंबर डिफरेंस आ रहा था, जिसके नंबर 50 हैं उसके भी यहाँ पर 80 हो जा रहे थे, और जिसके नंबर 80 हैं उसके घट के 60 हो जा रहे थे। ऐसे में बहुत ज्यादा निराशा हो जा रही थी छात्रों को, कहीं ना कहीं 50 वाला पास हो जा रहा है और जिसका 80 है उसका कम हो जा रहा है। तो ये वेरिएशंस बहुत देखा, इसकी वजह से काफी सारे हंगामे भी होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन क्या किया गया है कि जो परसेंटाइल स्कोर आपका बन रहा है उसी को नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए इनके पास एक फॉर्मूला है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है वो लिखा जाएगा कि बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट। और ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपका जो भी इस रॉ मार्क है उसके बेसिस पर एक बेस शिफ्ट ये बनाएंगे, मतलब बेस शिफ्ट के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला है जिससे पता किया जाएगा कि किस शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर पैरा 10 में बताया है, उसको हम बताएंगे। By using standard mathematical formula of the interpolation for the purpose of deciding minimum qualifying marks as well as giving weightage in marks to CCA कैंडिडेट। तो देखो यहाँ पे CCA जो कैंडिडेट है उनके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं कि CCA जो कैंडिडेट होंगे उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा, और उनका जो वेटेज है जिस तरीके से उनको ऐड किया जा रहा है। आपने देखा है कि सीसीए कैंडिडेट के लिए वेटेज ऑलरेडी कुछ नंबर्स उनको फायदा मिलने वाला है, तो ये सीसीए कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग सी चीजें तैयार की जा रही हैं, और उन छात्रों की अच्छी बात है जिनके नंबर कम है ड्यू टू द टफ पेपर, है ना। जैसा कि आपको देखा है कि आरआरसी ग्रुप डी में इस बार जो एग्जाम हुए थे उसमें काफी सेशन में पेपर जो था वो काफी मॉडरेट था और कुछ में डिफिकल्ट भी था। इजी पेपर किसी का भी नहीं आया था, बहुत एक आग ऐसे थे जहां पर इजी आया था, वो भी रिपीटेड होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए नंबर तो बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं बन रही है अगर आपके नंबर कम है तो। बस ध्यान में ये रखना है कि आप जो है मिनिमम क्वालिफाइंग जो कैटेगरी वाइज दिया गया है 40% 30%, उससे आपके नंबर अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेस शिफ्ट की।
क्योंकि ये बेस शिफ्ट के आधार पर ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बेस शिफ्ट ये कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। तो लिखा गया बेस शिफ्ट फॉर द एबव पर्पज इज डिफाइंड एज अ शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन एवरेज among all the shift of CBT with a condition that its present candidate count। देखो यहाँ पर हाईएस्ट मीन की बात करी गई है ना, एवरेज निकाला जाएगा। जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्ट का एवरेज कितना है उसको काउंट किया जाएगा, और उसका बेस क्या होगा काउंट करने का, तो उसमें काउंट करा जाएगा। लिखा गया विद द कंडीशन, उसका कंडीशन होना चाहिए कि प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70% मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या बात होगी कि बेस शिफ्ट वही होगा जिसका कैंडिडेट काउंट यानी कि उसमें जितने छात्र हैं उनका 70% अधिक होना चाहिए, या फिर जो ऑल शिफ्ट का जो एवरेज है उससे अधिक होना चाहिए। In case the highest mean of two shift is same, then shift having highest individual marks है ना, जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले जो छात्र हैं, अधिक नंबर्स लाने वाले जो छात्र हैं, जिस शिफ्ट में अगर ये हाईएस्ट मीन जो है वो किसी दो शिफ्ट का मिल मैच कर जाता है एक साथ, तो ऐसे में उस शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट माना जाएगा जिसके छात्रों के नंबर्स कंपैरेटिवली अधिक हैं, shall be considered as a best shift. In case both the highest mean and highest individual mark are the same, then the shift having highest present candidate count। प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट यानी कि देखिए उस शिफ्ट में कितने छात्रों को बुलाया गया था वो बात यहाँ पे दी गई है कि प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट कितना होगा, और यहाँ पर लिखा गया कि हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट जिसमें ज्यादा होंगे जिस शिफ्ट में, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं हाईएस्ट मीन और इंडिविजुअल मार्क ये दोनों भी मैच कर जाते हैं किसी दो शिफ्ट में, तो जिस शिफ्ट के छात्र प्रेजेंट ज्यादा होंगे उन्हीं को यहाँ पर बेस शिफ्ट के लिए काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बेस शिफ्ट लिया जाएगा, उसी बेस शिफ्ट के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट है, मतलब जिस शिफ्ट में उससे अधिक है आए हैं डेफिनेटली उसे एक इजी शिफ्ट माना जाएगा, और जिसमें कम आ रहे होंगे उसे डिफिकल्ट माना जाएगा। तो उसी के आधार पर इन्होंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया को यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक चीज फायदे वाली बात यह है कि स्कोर तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होगा जिसका भी डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में प्रक्रिया यही होगी। दूसरी चीज परसेंटाइल स्कोर की बात की गई है। अब जो परसेंटाइल स्कोर के ऊपर यहाँ पर नॉर्मलाइज होने वाला है, तो यहाँ पर जैसे हम पिछली बार देख रहे थे कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो रहा था, तो उतना ज्यादा ह्यूज इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी का 30 बढ़ गया, किसी का 45 बढ़ गया, तो इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मुश्किल से आपको 5 से 10 नंबर मोस्टली ज्यादा इतना देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी जो तीसरी जो बात हमने बताई थी यहाँ पे कि जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि इतने परसेंटेज आपके अगर कम आ रहे हैं, भले ही नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाता है फिर भी आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी इस नोटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के कि क्या आरआरबी आज रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो क्या ग्रुप डी, क्योंकि बहुत सारे चैनलों पर बताया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज रिजल्ट दिया जाए। तो उसके लिए देखिए क्या है कि हम लिंक पे चलते हैं जहां पर इन्होंने 14 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट के लिए बात करी थी, जिसपे लिंक दिया गया था क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स शीट का। उसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, इसमें अपना मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता हूँ, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डाल दिया है। अब हम देखेंगे कि इस पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो क्या चीजें आती हैं, क्योंकि देखो जैसे भी इसमें बदलाव होता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन दे रहा है कि लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं। इसके पहले जब हम क्लिक करते थे तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स शीट आंसर की जारी किया गया था उसे यहाँ पर दिखाया जा रहा था, है ना, या फिर नोट अवेलेबल ऐसे करके आता है। अगर वो खत्म कर दिया जाता है तो नोट अवेलेबल करके आता है। बट यहाँ पर देखिए वर्जन भी चेंज हो चुका है, 14.0401 दिखा रहा है, और यहाँ पे लिखा जा रहा है लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली।
तो डेफिनेटली यहाँ पर बदलाव हुए हैं और रिजल्ट जो है आज या फिर 1 या 2 दिनों के अंदर ही, हालांकि 2 दिन नहीं, आज अगर नहीं आता तो डेफिनेटली कल देर शाम तक यहाँ पे रिजल्ट डेफिनेटली पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से जो भी सोर्सेस आ रही हैं उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट आने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट के नंबर्स अच्छे हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है अच्छे से, उनका रिजल्ट आए, और जिनके भी नंबर्स ठीक ठाक है वो पीटी की डेफिनेटली आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आज या फिर कल तक आपको पता चल जाएगा आपके रिजल्ट क्या है। तो पीटी की जमकर तैयारी करिए, क्योंकि जो पीईटी है वो जनवरी में होना कंफर्म हो चुका है। पीईटी जनवरी में ही होगा, ऐसा आपने देखा था पिछली बार जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें बता दिया गया था कि पीईटी जो है वो जनवरी में ही होगा। तो आज देखिए अब 8 दिसंबर आ गया है और मुश्किल से जनवरी आने में 20 दिन का टाइम है, उससे अधिक नहीं है। तो प्रिपरेशन अगर आप नहीं शुरू किए हैं तो डेफिनेटली अभी आप शुरू कर दीजिए, रिजल्ट भी आ ही जाएंगे तो आप श्योर भी हो जाएंगे। ये सारी चीजें थी जो आपको इन्फॉर्म करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट होंगी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।